हेलो माय डियर स्टूडेंट, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 जून 2021 का लेटेस्ट न्यूज़ है जो गवर्नमेंट ने जारी किया है। क्लास 10th के 2021 में रिजल्ट कैसे तैयार किए जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को फिर से नया नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो देखो, उन्होंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही ये नोटिफिकेशन जारी किया है। तो हम समझते हैं, देखिए कैसे रिजल्ट तैयार होगा। देखिए 6 तारीख को जारी हुआ है नोटिफिकेशन। आप mpsc.nic पर जाकर भी देख सकते हो, आपको वहाँ पर भी इसका PDF मिल जाएगा। तो मैं इसको डिटेल में समझाती हूँ आपको। देखो क्या क्या क्वेश्चन है हमारे दिमाग में, और बच्चों के पेरेंट्स के दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन, क्या हाई स्कूल की परीक्षा आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर क्या है? सत्र 2020-21 में हाई स्कूल मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं होगी। देखिए गवर्नमेंट को फिर से वही क्वेश्चन जो है वो दोबारा जो है जारी करना पड़ा है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे या पेरेंट्स जो है इसी क्वेश्चन को बार बार दोहरा रहे थे, जबकि ये बात पहले भी नोटिफिकेशन में जारी कर दिया गया था कि क्लास 10th के जो एग्ज़ाम है वो नहीं होंगे। फाइनली वो कैंसिल हो गए थे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किन परीक्षाओं का अधिभार वार्षिक रिजल्ट बनाने में लिया जाएगा? देखो स्पेशली हाई स्कूल के लिए है ये, है ना। यहाँ पर हायर सेकेंडरी बिल्कुल नहीं डाला गया है, तो आप बिल्कुल भी जो है इसको हायर सेकेंडरी के लिए ना समझें, क्योंकि अभी ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th वालों के लिए है। तो किन परीक्षाओं का अधिभार वार्षिक रिजल्ट बनाने में किया जाएगा? देखो इसके पहले भी बता दिया गया था कि पहले जो नोटिफिकेशन हुआ था, जारी हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि बच्चों ने जो अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड दिए हैं, जो यूनिट टेस्ट दिए हैं, और जो आंतरिक मूल्यांकन हुआ है उनका, ठीक है, रिवीजन टेस्ट जो उन्होंने दिए हैं। देखो यहाँ अर्धवार्षिक ऑब्लिक प्री बोर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस बार जो है वो प्री बोर्ड शायद आयोजित नहीं हुआ है, अर्धवार्षिक ही आयोजित हुआ है। तो इन दोनों में से कोई भी एक का रिजल्ट अगर उसके पास में है तो इन दोनों में से किसी एक का रिजल्ट लिया जाएगा, ठीक है। यूनिट टेस्ट, आंतरिक मूल्यांकन, रिवीजन टेस्ट जो भी हुए हैं आपके, तीनों प्रकार के जो टेस्ट हुए हैं इसके नंबर लिए जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक परीक्षार्थी के प्राप्त अंकों की गणना कितने अंकों से की जाएगी? तो कितने अंकों से की जाएगी? 100 अंकों से। देखिए कितने अच्छे से इन्होंने मतलब क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपके मन में। तो चौथा प्रश्न क्या है, प्रत्येक विषय में कितने अंकों से अधिभार दिया जाएगा? 100 में से प्राप्त अंकों का साला द्वारा 20 अंकों में से प्राप्त होने वाले अंकों में प्रोराटा के आधार पर, ठीक है। प्रोराटा मतलब एक निश्चित अनुपात में नंबर जो है वहाँ से निकाले जाएंगे। जैसे 100 में से प्राप्त अंकों को साला द्वारा 20 अंकों में से प्राप्त होने वाले अंकों में प्रोराटा के आधार पर, 100 में से जो प्राप्त होंगे उसके आधार पर, और फिर 20 में से जो प्राप्त होंगे उसके आधार पर। देखिए इसका फॉर्मेट तो हम डिटेल में अभी नहीं समझा सकते, पहले तो आप एक क्वेश्चन को समझ लीजिए कि किस तरह से जो है वो आपके नंबर किस में से कितने लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, OMR सीट्स में वास्तविक प्राप्तांक भरने हैं अथवा अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करते हुए अंकन भरने हैं? तो देखिए OMR सीट्स के बारे में भी पहले 2 बार नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि कैसे जो है ये प्रैक्टिकल के लिए जारी हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो है क्या कहा जा रहा है, देखो OMR सीट्स में वास्तविक प्राप्तांक भरने हैं अथवा अनुत्तीर्ण छात्रों को उत्तीर्ण करते हुए अंक भरने हैं। मतलब कई ऐसे भी है, जैसे देखो कई छात्र जो है अनुत्तीर्ण भी हो जाएंगे ऊपर, मतलब जितने भी उनके एग्ज़ाम लिए गए हैं, ये एग्ज़ाम अगर उन्होंने दिए हैं या नहीं दिए हैं, या दिए हैं तो कम नंबर आए हैं, तो हो सकता है कि इस आधार पर अगर बनेगा तो कई छात्र जो है वो फेल भी हो सकते हैं, अनुत्तीर्ण भी हो सकते हैं। तो उनके सीट्स में अंक कैसे भरे जाएंगे? तो यहाँ इसका आंसर क्या है, वास्तविक प्राप्तांक अंकित किए जाएंगे, अनुत्तीर्ण छात्रों को न्यूनतम उत्तीर्णांक मंडल स्तर पर प्रदान किए जाएंगे। देखो ठीक है, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जो OMR सीट्स है उसमें अगर स्टूडेंट्स अनुत्तीर्ण हैं तो अनुत्तीर्ण वाले ही अंक भरे जाएंगे, ठीक है। और उनको कब देंगे बाद में, उत्तीर्ण होने का नंबर कब दिया जाएगा? तो अनुत्तीर्ण छात्रों को न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब 100 में से 33 में पास होते हैं, तो उस तरह से न्यूनतम 33 अंक बोलते हैं पास होने के लिए। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक मंडल स्तर पर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। जो आपका स्कूल का जो मंडल है, जिससे भी जुड़ा हुआ है आपका स्कूल, तो मंडल स्तर पर प्रदान किए जाएंगे। मतलब अभी जो
आपका जो डाटा जाएगा स्कूल के तरफ से मध्य प्रदेश मंडल भोपाल को, तो वो अगर मान लो आप अनुत्तीर्ण भी होते हो तो आपको अनुत्तीर्ण के ही अंक आपके OMR सीट्स में भरे जाएंगे। और आपको उत्तीर्ण कब किया जाएगा? आपके स्कूल मतलब आपके मंडल में, मतलब जो भी आपके स्कूल से संबंधित मंडल है, जो आपका एग्ज़ाम का सेंटर होता है अक्सर, ठीक है, वहाँ पे आपको नंबर प्रदान किए जाएंगे। तो देखिए सारे कन्फ्यूज़न एक एक करके क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पर प्रश्न क्या है, जैसे अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड परीक्षा में कितना अधिभार देना है? तो 50%। अगर 100 है तो 100 में कितना देना है? 50%। मान लो, सपोज मान लो, देखो अगर आपके 80 नंबर आए हैं, मान लो मैथ्स में आपके कितने नंबर आए हैं? 80 नंबर। अर्धवार्षिक में हो या प्री बोर्ड में, कोई भी दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो 80 का जो 50% है वो कितना होगा? 40 नंबर होगा। कितना नंबर होगा? 40 नंबर। तो अगर आपके 80 नंबर आए हैं तो आपको वहाँ से कितना नंबर लेके चलेंगे वो लोग? 40 नंबर लेके चलेंगे। समझ में आया? अगर आपके 70 नंबर आए हैं तो वो लोग कितने नंबर लेके चलेंगे? अर्धवार्षिक के 35 नंबर लेके चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है कितना अधिभार लिया जाएगा? तो 50%। हालांकि ये बात पहले भी उन्होंने बोल दिया है 50% वाला, मैंने इसके पहले वीडियो बनाई थी, अगर उसको आपने डिटेल में देखे होंगे तो ये वाली बात सारी की सारी पहले, हाँ ये वाली बात नहीं की गई थी, ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है? 7 नंबर का यूनिट टेस्ट में कितना अधिभार देना है? तो यूनिट टेस्ट में 30%। ठीक है, जैसे अभी हमने मान लिए मैथ्स में आपके 80 नंबर है, तो 80 का 30% निकाल लो। देखो 80 का 30% मतलब 30/100, तो 2 से 2 0 कट, तो 8 या 24। मतलब मान लो अगर आपके 80 नंबर आए हैं तो आपका 30% अधिभार, मतलब 80 में से आपको कितने नंबर मिलेंगे? 24 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आंतरिक मूल्यांकन में कितना अधिभार देना है? तो आंतरिक मूल्यांकन मतलब जो रिवीजन टेस्ट हुआ है आपका, शायद आंतरिक मूल्यांकन, तो उसका 20% लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके नंबर लिए जाएंगे। आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंकों में से प्राप्त अंकों को यथावत रखा जाएगा। देखो यहाँ क्या कहा गया है कि आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक में से प्राप्त अंकों को यथावत रखा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी हमने देखे, अगर हमारे अर्धवार्षिक में 80 नंबर आए हैं तो 80 को नहीं लेगा वो मार्कशीट में, मतलब 80 नहीं लिखेगा, वो कैलकुलेशन नहीं करेगा 80 का, वो कितने का करेगा? अर्धवार्षिक के आपके 40 नंबर मान के चलेगा अगर आपके 80 भी आए हैं तो। अगर 30 है मतलब कि मान लो 80 नंबर आपके यूनिट टेस्ट में भी आए हैं तो वो 80 का नहीं लेगा, यहाँ 80 का वो 24% लेके, सॉरी 30% लेके चलेगा, मतलब आपके 24 नंबर लेके चलेगा। ठीक है, लेकिन रिवीजन टेस्ट में अगर आपके नंबर जो है जितने भी आए हो, जैसे कि मान लो आपके रिवीजन टेस्ट में भी 80 नंबर आए हैं, मैं मान लेती हूँ, तो 80 के 80 नंबर पूरे आपके लिए जाएंगे। कहने का मतलब 20% आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक में से प्राप्त अंकों को यथावत रखा जाएगा। वैसे आपका आंतरिक मूल्यांकन मेरे ख्याल से 20 नंबर का ही था। ठीक है, किसी विषय में, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसी विषय में कुल 100 में से 80 अंक प्राप्त हुए तो OMR सीट्स में कितने अंक भरे जाएंगे? देखो वही वाली बात आ गई फिर से जो मैं आपको समझा रही थी, है ना। जैसे 100 में 80 अंक प्राप्त हुए हैं तो 1 में 80/100, तो 20 में 80/100 गुणा 20, यानी कि कितने? 16 अंक भरे जाएंगे, है ना। OMR सीट्स में टोटल देखो कैसे आपका अधिभार लिया जाएगा भाई। देखो मतलब ये जो 80 नंबर की 80 वाला एग्जाम्पल इसने ले लिया, यहाँ पे मैंने भी 80 वाला ही ली थी, तो आपके तीनों एग्ज़ाम में जो है, मतलब तीनों, एक तो आपका प्री बोर्ड या अर्धवार्षिक में या यूनिट टेस्ट में या रिवीजन टेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे 20, अगर आपको 100 में से 80 मिलते हैं तो 1 में कितना भाई? 1 का मान निकालना तो सिंपल सी बात है, ये 100 80 के बटे में चला जाएगा, तो 1 में से प्राप्तांक कितने हो जाएंगे? 80/100, तो 20 में से प्राप्तांक 80/100 गुणा 20 मतलब 16, मतलब OMR सीट्स में अगर आपको 16 नंबर मिले हैं तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपके 80 अंक मिले हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है
सीट्स में नंबर भरे जाएंगे। चलो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल के लिए क्या कहा गया है। विज्ञान एवं NSQF के प्रायोगिक अंक कैसे भरे जाएंगे। तो प्रायोगिक अंक परीक्षार्थी के वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर OMR शीट्स में अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रायोगिक अंक पृथक से OMR शीट्स में नहीं भरे जाएंगे। कुल अंकों के आधार पर OMR शीट भरी जानी है। देखो यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रायोगिक अंक अलग से OMR शीट्स में नहीं भरे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर ही आपको अंक प्रदान किए जाएंगे। मतलब स्पेशल अलग से लिखा नहीं रहेगा कि वहाँ पर प्रैक्टिकल में आपके इतने नंबर है, थ्योरी में इतने नंबर है। ठीक है, अब यहाँ 11वां नंबर में क्या कहा गया है कि अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड या यूनिट टेस्ट या आंतरिक मूल्यांकन के मूल अभिलेख संस्था या समन्वय संस्था में रखना है। भाई देखो ये स्कूलों के लिए है ना, स्कूलों के लिए निर्देश है कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, प्री बोर्ड है, यूनिट टेस्ट है या आंतरिक मूल्यांकन के मूल अभिलेख संस्था या समन्वय संस्था में रखना है। तो मूल अभिलेख स्वयं की संस्था में सील्ड करके रखना है। मतलब ये आपके स्कूल मंडल के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, बेंचमार्क अंक क्या है। विगत 3 वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ औसत अंक साला के बेंचमार्क अंक होंगे। देखिए इसके पहले का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वहाँ पे भी इस बात का जिक्र हुआ था कि विगत 3 वर्षों में किसी भी विद्यालय का रिजल्ट कैसा रहा है तो उसका एक एवरेज नंबर लिया जाएगा, औसत नंबर लिया जाएगा और उस आधार पर उसको बेंचमार्क अंक दिए जाएंगे। तो इसके भी प्रोसेस है, बेंचमार्क अंक कैसे दिए जाएंगे। अब वो साला के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका पिछला 3 वर्ष का रिकॉर्ड कैसा था। अब 13 नंबर में क्या कहा गया है, वर्ष 2021 का अधिकतम परीक्षा परिणाम क्या होगा। भाई देखो ऐसे भी क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या है। देखो विगत 3 वर्षों के औसत अंकों के सर्वश्रेष्ठ से +2% से ज़्यादा नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि पिछले 3 वर्षों में जितना हमको नंबर मिला है स्कूलों को उसका औसत निकाल के उसके सर्वश्रेष्ठ में केवल 2% से ही वृद्धि करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, यदि 3 वर्षों का औसत अंक 72 है तो इस वर्ष साला का अधिकतम औसत अंक कितने प्रतिशत होंगे। तो जैसे मान लो 72 है तो 72 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, इस वर्ष मतलब 2021 में 74% होगा अधिकतम। ऐसा नहीं कि 76 या 78 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है 2% से ज़्यादा नहीं, मतलब 2% ही जुड़ेगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि किसी साला में 3 वर्षों के औसत अंक उपलब्ध नहीं है या नवीन उन्नयन साला है तब औसत अंक कैसे निकाले जाएंगे। भाई कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जो मान लो पिछले 2020 में ओपन हुआ है या 2019 के आधे में ओपन हुआ है, आधे तो नहीं कह सकते, 2019 में ओपन हुआ है। तो देखिए क्या उनको 3 साल हुए हैं क्या, बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुए 3 साल। तो इस कंडीशन में फिर कैसे करेंगे। तो ऐसी स्थिति में विगत 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ प्रदेश औसत अंकों को उस साला का बेंचमार्क माना जाएगा। संस्था के MP ऑनलाइन लॉगिन में प्रदेश औसत अंक उपलब्ध है। देखो ऐसी स्थिति में विगत 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ प्रदेश औसत अंकों को प्रदेश के मतलब अपने जैसे मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो पूरे प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं उनका जो औसत अंक होगा वही उस साला का बेंचमार्क माना जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पे है भाई, तो ये संस्था के MP ऑनलाइन लॉगिन में प्रदेश औसत अंक उपलब्ध है। भाई सिंपल सी बात है, पूरे मध्य प्रदेश के सालाओं का औसत अंक तो मध्य प्रदेश के पोर्टल पे मिल ही जाएगा। ठीक है, तो वहाँ जो होगा औसत अंक वो माना जाएगा। साला के वर्तमान सत्र के बेंचमार्क अंकों की गणना किस प्रकार की जाएगी। वर्तमान सत्र जो चल रहा है तो साला के छात्रों द्वारा प्राप्त वास्तविक अंकों के योग के आधार पर की जाएगी। सिंपल सी बात है, अभी जो इस सत्र में जो छात्रों को जितने भी वास्तविक अंक मिलेंगे मतलब थ्योरी के नंबर जो भी हैं उसके आधार पर बेंचमार्क की गणना की जाएगी। अनुपस्थित छात्रों के अंक कितने दिए जाएंगे, तो 0। भाई देखो यहाँ सिंपल सी बात है, आप इसको बिल्कुल समझ लो कि जो बच्चे ना प्री बोर्ड में या अर्धवार्षिक या रिवीजन टेस्ट या
आंतरिक मूल्यांकन में अगर अनुपस्थित है और अगर उनका डाटा चला गया अनुपस्थित का, तो उनको 0 नंबर दिए जाएंगे। मतलब फाइनली आप समझ लो कि वो अनुत्तीर्ण ही होंगे, फेल की सूची में ही आएंगे। औसत अंक साला को कैसे प्राप्त होंगे? तो साला के एमपी ऑनलाइन लॉगिन में उपलब्ध कराए गए हैं। भाई ये एमपी ऑनलाइन में मिल जाएगा, ये साला के लिए है। पास अंकित छात्रों को कितने अंक मान्य किए जाएंगे? तो 33 अंक है ना। पास अंकित छात्रों के कितने अंक मान्य किए जाएंगे? कहने का मतलब न्यूनतम पासिंग मार्क कितना, तो यहाँ पे 33 बोला जा रहा है। 20वां प्रश्न क्या है? यदि संस्था में 92 छात्र है और समस्त छात्रों के अंकों का कुल योग 3467 है, तो औसत अंक कितने होंगे? देखिए औसत निकालते कैसे हैं, आपने भाई पिछली कक्षाओं में पढ़े ही हो कि औसत कैसे निकालते हैं, कुल योग बटे संख्या, मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ऐसे ही निकालते हैं। तो आंकड़ों का योग इतना है और आंकड़ों की संख्या इतनी है। कहने का मतलब ये है कि किसी विद्यालय में मान लो 92 छात्र है और उनके द्वारा प्राप्त किए गए टोटल अंक इतने हैं, तो अब उनका औसत अंक निकालना है। तो 92 का इसमें भाग देना पड़ेगा 30,467 में। तो भाग देने के बाद में 331.16 जो आएगा वो है उसका संस्था का औसत अंक। ऐसे निकालेंगे, ये आपके स्कूल का काम है, ठीक है, ये आपके लिए, आपका काम नहीं, आपको तो रिजल्ट मिलेगा बना बनाया। फिर 331.16 अंक का कितना प्रतिशत होगा? तो यहाँ पे प्रतिशत निकाला गया है। जैसे देखो, मान के चलो यहाँ पे 92 गुणा 600, मतलब आपके जो पूर्णांक होंगे, ठीक है, उसमें 92 का गुणा किया जाएगा। फिर जो आएगा उसमें जो अंकों का जो योग है उसका भाग दिया जाएगा, तो फिर यहाँ पे परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये इस अंक का इतना प्रतिशत होगा। मंडल द्वारा किसी साला के परिणाम का मॉडरेशन कब किया जाएगा? तो विगत 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ औसत से 2% अधिक होने पर मॉडरेशन किया जाएगा, ठीक है। 23वें नंबर का क्या है? मंडल द्वारा मॉडरेशन में समानुपाती कटौती करने का क्रम क्या होगा? अंक कटौती हेतु क्रम क्रमशः तृतीय भाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, सामाजिक विज्ञान, गणित रहेगा। देखिए ये सब अंक कटौती के लिए ये क्रम है सब्जेक्ट का। भाई जो छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, क्या उन्हें साला स्तर पर उत्तीर्ण करते हुए अंक प्रेषित किए जाएंगे? जी नहीं। ये देखिए ये बात जो छात्र अनुत्तीर्ण होने वाले ना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। 25वें पॉइंट पे ये कहा गया है कि क्या जो छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं क्या उन्हें पास किया जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। साला द्वारा छात्र के वास्तविक प्राप्तांक प्रेषित किए जाएंगे। ये बात ऊपर भी दोहराया गया है, फिर से यहाँ पे लिखा गया है। देखो, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों यानी परीक्षार्थी को कितने न्यूनतम अंक प्रदान कर उत्तीर्ण करना है? 33 न्यूनतम उत्तीर्णांक। अब ये कहाँ पर होगा 33 न्यूनतम उत्तीर्णांक? ये अब शुरू में तो आपके OMR शीट्स में नहीं भरे जाएंगे, लेकिन जब आपका OMR शीट्स मंडल तक जाएगा तो फिर मंडल डिसाइड करेगा और मंडल उसमें फिर आपको न्यूनतम पासिंग मार्क 33 देगा। जैसे कि प्राइवेट विद्यार्थियों को देगा वैसे फेल वालों को भी देगा, ठीक है। अनुत्तीर्ण कौन सा परीक्षार्थी होगा? देखो स्पष्ट कहा गया है, समस्त विषयों में अनुपस्थित रहने वाला परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण कहलाएगा। तो भाई तुम्हारे लिए बहुत दुख की बात है कि अगर तुम पेपर में अनुपस्थित होंगे और तुम्हारा डाटा नहीं चढ़ा होगा तो फाइनली तुम फेल होगे, ये पक्का है। अंक मुक्त बधिर श्रेणी के परीक्षार्थी का परिणाम कैसे बनेगा? सामान्य छात्रों के अनुसार, मतलब मुक्त बधिर के लिए भी वही प्रोसेस अपनाई जाएगी जो सामान्य छात्रों के लिए। स्वाध्यायी छात्रों का परीक्षा परिणाम कैसे बनेगा? न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 33 अंकित करते हुए अंक सूची जारी की जाएगी। ये बात पहले भी कही गई है और फिर से दोहराई गई है यहाँ पे। बेस्ट ऑफ 5 पद्धति इस सत्र 2021-22 20-21 होगा ये में लागू रहेगी? जी हाँ, लागू रहेगी। क्या साला स्तर पर परीक्षा परिणाम बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर तैयार किया जाएगा? जी नहीं। देखो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस वर्ष कोविड की वजह से बेस्ट ऑफ 5 अच्छा हाँ ये यहाँ पे 21-22 है, ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है 21-21, ठीक है। तो अगले साल तो हो जाएगा। तो जी नहीं मतलब कि क्या साला स्तर पर परीक्षा परिणाम बेस्ट ऑफ 5
के आधार पर तैयार किया जाएगा, तो इस बार तो नहीं, इसलिए जी नहीं। समस्त 6 विषयों के प्राप्तांक के आधार पर साला के इस सत्र के औसत अंकों की गणना की जाए, न कि बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के अंतर्गत आने वाले 5 विषयों पर। अंक सूची में श्रेणी अंकित की जाएगी क्या? जी हाँ, नियमित परीक्षार्थियों के अंक सूची में श्रेणी अंकित की जाएगी, मतलब प्राइवेट के नहीं होंगे। ठीक है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के अंक सूची में श्रेणी अंकित की जाएगी। ऑनलाइन OMR शीट्स भरने की सुविधा कब से उपलब्ध होगी? तो दिनांक 24/5/2021 से संस्था के MP ऑनलाइन के लॉगिन में। आंतरिक प्रायोगिक OMR शीट्स जमा करना कब आवश्यक नहीं होगा? ऑनलाइन अंक प्रेषित करने के विकल्प का चयन करने पर। NSQF के विषयों में कितने नंबरों के आधार पर OMR शीट्स में प्रोराटा के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे? तो कुल 100 अंकों में से प्राप्त कुल अंकों को 60 अंकों में प्रोराटा के आधार पर। यदि किसी छात्र के अंक दशमलव में बनते हैं तो OMR शीट्स में क्या भरे जाएंगे? तो OMR शीट्स में अंक पूर्णांक में ही भरे जा सकते हैं, पूर्णांक में परिवर्तित करने हेतु राउंडिंग की जाए। अब देखो ये राउंडिंग कैसे किए जाएंगे, ये सब स्कूल का काम है। ठीक है, क्या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पद्धतियों में अंक जमा किए जाने हैं? जी नहीं, ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन एक ही पद्धति का चयन करें। देखो कोई भी एक पद्धति का चयन करना है। ठीक है, क्या कुछ छात्रों के अंक ऑनलाइन तथा कुछ छात्रों के ऑफलाइन जमा किए जा सकते हैं? जी नहीं, संस्था के संपूर्ण अंक एक ही पद्धति से जमा होंगे। मतलब कोई भी स्कूल का है तो उसको अगर ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन करें, या ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन करें। तो इस तरह से देखो, ये अगर मान लो NSFQ में 100 में से किसी परीक्षार्थी को 80 अंक प्राप्त हुए, तब OMR शीट्स में कितने अंक प्रोराटा के आधार पर अंकित किए जाएंगे? तो 48। जिले की समन्वय संस्था में OMR शीट्स जमा करने की नवीनतम संशोधित तिथि क्या है? तो 10 जून। ठीक है, ये आपके स्कूल के लिए है। पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन के अंक किस प्रकार जमा होंगे? संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई OMR शीट्स के माध्यम से। क्या इस वर्ष पूरक परीक्षा आयोजित की जाएगी? जी नहीं। क्या इस वर्ष प्रावीण्य सूची जारी की जाएगी? जी नहीं। विज्ञान विषय के स्वाध्यायी छात्रों की OMR शीट्स भरी जानी है अथवा नहीं? जी नहीं। शासकीय शालाओं में यूनिट टेस्ट नहीं हुए बल्कि रिवीजन टेस्ट हुए, क्या इसे यूनिट टेस्ट माना जाए? जी हाँ। देखो ये अंतिम में भी जो कुछ क्वेश्चन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि कुछ शालाओं में यूनिट टेस्ट भी नहीं हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो काफ़ी डाउट होंगे आपके दिमाग में, जो सभी के सभी डाउट जो है इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। ठीक है, और सभी बच्चों के मन में यही होगा कि हमने तो रिवीजन टेस्ट नहीं दिया, हमने यूनिट टेस्ट नहीं दिया, तो अब तो हमारे नंबर कम आएंगे, हम एब्सेंट थे तो हमारा क्या होगा। तो इस तरह के जो है बहुत सारे डाउट और बहुत सारी निराशा भी होगी सभी के मन में, क्योंकि देखो कोई भी हाफ ईयरली या प्री बोर्ड या रिवीजन टेस्ट ठीक से दिया नहीं है, क्योंकि सब लिखो मतलब देखकर लिखो और स्कूल में जमा करो ऐसा था, क्योंकि बच्चों को नहीं पता था कि इस तरह से एग्ज़ाम हमारे कैंसिल भी हो जाएंगे। क्योंकि पिछले एग्ज़ाम्स की हिस्ट्री में देखते हुए बच्चे भी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि कोई भी बच्चा प्री बोर्ड या हाफ ईयरली अच्छे से नहीं देता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और सभी क्वेश्चन के डाउट जो है यहाँ पे आपके क्लियर ज़रूर हुए होंगे, क्योंकि ये डाउट सभी के मन में थे। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।